Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखे होंगे। दोस्तों, वक्त है एक नई कहानी की और आज की कहानी एक लड़की कॉलेज में पढ़ने के लिए जा रही होती है और इत्तेफाक से उस लड़की के जो पिता होते हैं वो भी उसी रास्ते से गुजर रहे थे। बेटी पर जब उसकी नजर पहुंचती है तब वो अपनी लड़की के पीछे पीछे चले जाते हैं। अभी कॉलेज के अंदर उन्होंने प्रवेश ही किया था कि इसी बीच में एक लड़का उसे सामने से रोकता है, उससे बातचीत करता है और उससे बातचीत करने की कोशिश में पिता पीछे खड़े होकर के देखने लगते हैं कि आखिरकार यह क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन कुछ देर के बाद वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, पिता भी अपने रास्ते चले जाते हैं। लेकिन एक बार फिर से उस लड़की के पीछे पिता ने पीछा किया यह देखने के लिए कि क्या यह लड़का आज भी उसे रोकेगा या टोकेगा या नहीं, क्या करेगा। पिता ने जैसे ही अपनी बेटी का पीछा किया, कॉलेज के उस जैसे ठीक गेट के पास जाते हैं, ठीक वैसा ही दिनचर्या आज भी हुआ। उन्होंने उससे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन इस बार पिता को गुस्सा आ जाता है। पिता सीधा कॉलेज के प्रशासन के पास जाते हैं और जाने के बाद कहते हैं कि आपके यहाँ बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं या फिर किसी तरह की गुंडागर्दी करने के लिए आते हैं। कॉलेज प्रशासन को लड़की के पिता की यह बात बहुत ज्यादा खराब लगती है और यहीं से एक ऐसी भयानक कत्ल की रूपरेखा तैयार होती है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। दरअसल हमने एक कहानी सुनाई थी आपको कुछ दिनों पहले कि एक गोद लिए बेटे ने अपने पिता का कत्ल कर दिया था और लोगों ने हमारी उस कहानी पर बहुत सारे कमेंट किए थे कि कहा यह गया था कि खून अपना अपना होता है, पराया खून पराया होता है। लेकिन आज की कहानी में न केवल सगे रिश्ते बनाए हुए सारे रिश्ते तार तार हो जाते हैं, बल्कि इस घटना की जब गूंज, इस घटना का जब खुलासा जब लोगों तक पहुंचता है तो लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि कत्ल की एक छोटी सी वजह दो कत्ल की कहानी लिख सकती है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है हरियाणा प्रदेश का एक जिला है सिरसा, और सिरसा जिले का एक थाना लगता है डबवाली। दरअसल डबवाली थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है गिंदर खेरा। बात कर रहा हूँ 25 सितंबर 2024 की सुबह लगभग 4 बजे के आसपास का वाक्य रहा होगा। दो सगे भाइयों के मकान मिलते जुलते होते हैं। एक छोटा भाई का जो मकान होता है, उसका जो बेटा होता है, इकलौता होता है, जिसका नाम होता है हरपाल सिंह, उम्र लगभग 18 साल के आसपास। वो मौका पाते हैं और मौका पाने के बाद दीवार कूदकर सीधा ताऊ जी के घर में चले जाते हैं और ताऊ जी के घर में जाने के बाद धीरे से ताऊ जी को उठाता है। ताऊ जी से कहता है कि हमारे घर में बदमाश आ गए हैं, दो बदमाश है, उनके पास हथियार है, घर में आग लगा दी है। जैसे ही ताऊ जी यह बात सुनते हैं, ताऊ जी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या करूं यही सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। ताऊ जी यानी कि राम सिंह तुरंत ही वो जोर जोर से चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। सुबह का वक्त था, अभी इतनी भी सुबह नहीं थी कि लोग उठकर बैठ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग डर जरूर जाते हैं, कुछ लोग उठ भी जाते हैं। जब ताऊ जी ने जोर जोर से चीखना और चिल्लाना शुरू किया, उसके बाद फिर लोग आ जाते हैं, लोग दौड़ते हैं उस आवाज की तरफ जिस तरफ से वो आवाजें आ रही थी। तभी जोर जोर से आवाजें लगाई जाती है कि जसवंत के घर में बदमाश घुस गए हैं, जितनी जल्दी हो सके आ जाओ गांव वालों। गांव वालों ने उन घरों को चारों तरफ से घेर लिया। घेरने के बाद देखा कि घर के अंदर आग लग रही है, धुआं उठ रहा है। इसी बीच में घर के अंदर जब लोग प्रवेश करते हैं हिम्मत जुटाकर, तो जाकर के देखते हैं कि एक कमरे के अंदर आग जल रही है। उसमें बिस्तर पर जसवंत सिंह लेटा हुआ है और साथ ही जो उसकी पत्नी होती है मलकी कौर, वो दूसरे चारपाई पर लेटी हुई है। जसवंत सिंह की उम्र लगभग 40 साल के आसपास होती है और उसकी पत्नी की 35 साल के आसपास। जिस बिस्तर पर वो लेटे हुए थे उसी बिस्तर पर बहुत तेजी के साथ आग लग रही थी। लोगों ने कई मुशक्कत के बाद आखिरकार उस आग पर काबू पाया, आग को बुझाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लगभग दोनों जो पति पत्नी होते हैं वो 90% से ज्यादा जल चुके थे। इसी बीच में पुलिस को सूचना दी जाती है। जैसे पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया। एसपी डिप्टी गर्ग, साथ ही थाना प्रभारी ब्रह्म प्रकाश और एएसआई के जो सीआई है प्रभारी होते हैं राजपाल, वो सूचना पाकर मौके पर जरूर पहुंच जाते हैं। यहाँ आने के बाद इस मामले की जांच पड़ताल करने की कोशिश की जा रही थी। गांव वालों को तसल्ली दी जाती है कि इस घटनाक्रम का जल्द से जल्द खुलासा कर दिया जाएगा। दरअसल एक ही घर के अंदर दो लोगों की हत्या हो जाती है। हत्या के बाद इस कांड को जो अंजाम दिया जाता है उसके शरीर में आग लगा दी जाती है। पुलिस ने जब घर के अंदर कमरों को तलाशना शुरू किया तो घर का सारा सामान इधर बितर पड़ा मिला, इधर उधर फैला हुआ मिला। तब घर के लोगों से पूछा जाता है कि इस घर में, इस परिवार में और कितने सदस्य रहते हैं।
तभी जो उनका भाई राम सिंह होता है, राम सिंह कहता है कि उसका छोटा भाई जिसका नाम जसवंत सिंह होता है, जिसकी 40 साल की उम्र होती है, उसकी भाभी है मलकी कौर जिनकी उम्र 35 साल के आसपास होती है, और उनका एक बेटा होता है जिसका नाम होता है हरपाल सिंह, उम्र 18 साल के आसपास होती है। जब पुलिस ने ये डिटेल इकट्ठा करने के बाद डिप्टी गर्ग जो एसपी होते हैं, पुलिस अध्यक्ष, उन्होंने 5 अफसरों की एक टीम गठित किया। उन्होंने कहा कि जितनी भी जल्दी हो सके इस घटनाक्रम का खुलासा होना चाहिए, बिल्कुल सही तरीके से खुलासा होना चाहिए। अब पुलिस वालों की 5 टीमें उस शव को कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। पोस्टमार्टम में क्या बचता है, क्योंकि शरीर का सिर्फ 10% ही हिस्सा बचा था, बाकी का 90% हिस्सा शरीर के लगभग जल चुके थे। काफी घर में आग भी लग चुकी थी, कपड़े जल चुके थे, चारपाई बिस्तर सब कुछ तहस नहस हो चुका था। अब ऐसी स्थिति में इस घटना का महज एक ही चश्मदीद था, और चश्मदीद होता है हरपाल सिंह, जो कि इनका एक इकलौता बेटा होता है, और परिवार में इनका कोई नहीं बचा था, कोई बेटी भी नहीं थी। कोई ऐसा मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि और कोई औलाद उनके नहीं थे। इस लड़के से पूछा जाता है कि क्या तुमने क्या क्या देखा, तो वो कहता है कि मैंने देखा कि 2 बंदूकधारी हैं, और 2 बंदूकधारी उसके घर में घुसे हुए हैं। वो क्या कर रहे थे, जैसे उसकी आंख खुलती है तुरंत ही वो ताऊ जी के घर में पहुंच जाता है। उसने सिर्फ इतना ही देखा था, घर में आग लगी हुई है और 2 बंदूकधारी है। जैसे ही उनसे यह पूछा जाता है, उसने कहा कि घर में कितना सामान रखा होगा, क्या क्या रखा होगा, कहाँ क्या सामान था, क्योंकि सामान जब पीतर पड़ा हुआ था, फैला पड़ा हुआ था, तो ऐसा लग रहा था जैसे लूट के बाद इस घटना को अंजाम दिया गया है। घर के अंदर जो भी सामान रखा हुआ था, जैसे सोना चांदी जेवरात वगैरह हो, नकदी हो, वो दूसरे कमरे में थे और बिल्कुल सुरक्षित थे, यानी कि उनको फेंका जरूर गया था, लेकिन बदमाशों ने अपने उधर साथ लेकर के नहीं गया था। पुलिस को यही बात बड़ी अकड़ रही थी कि इतना सारा सामान फैलाया गया, सब कुछ, लेकिन वो अपने जगह पर पड़े हुए हैं, पैसे भी पड़े हुए हैं, जेवरात भी पड़े हुए हैं, कुछ तो दाल में जरूर काला है। साथ ही पुलिस ने इस मामले की वीडियोग्राफी कराई थी, और जैसे शरीर के हिस्से जले हुए थे इनकी, 10% जो बचे हुए शरीर थे, जिस अवस्था में वो पड़े हुए थे, यानी कि कोई भी व्यक्ति जब जिसकी हत्या की जाएगी तो विरोध जरूर करेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा और बचने की कोशिश जरूर करेगा, लेकिन दोनों ही पति पत्नी ने बचने की कोई कोशिश नहीं की। इसीलिए पुलिस को यहाँ भी कुछ न कुछ शक शुक जरूर होता है, और पुलिस ने फिर उसी लड़के को अपनी तरफ से पूछताछ करने की कोशिश की। उसने कहा कि जो भी घटनाक्रम है, उसे ऐसा लग नहीं रहा है कि तुम्हारे घर में लूटपाट हुई है, उसे ऐसा ही लग रहा है कि तुम्हारे माता पिता ने कोई विरोध करने की स्थिति में आए होंगे। उन्हें लग रहा है कि जैसे क्या उन्हें यूं ही मार दिया गया हो। लड़के ने, जब पुलिस अपने तरीके से सख्ती से पूछताछ की लड़के से, तब चौंकाने वाली बात सामने आती है। दरअसल लड़का लगभग 1-1.5 साल पहले एक लड़की से प्यार में पड़ जाता है, उससे मोहब्बत कर बैठता है, और जैसे उस लड़की के पिता को जैसा पता चलता है, तो पिता को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। लड़की के पिता ने अपनी आंखों से उन दोनों को देखा था। इसके बाद जाकर के कॉलेज प्रशासन से शिकायत दर्ज कराई थी। लड़का गुरु नानक कॉलेज होता है, वहीं पर वो प्रथम वर्ष का छात्र होता है। उसी कॉलेज के अंदर जब वो प्रथम वर्ष के छात्र होने के साथ ही उसे लड़की से प्यार भी होता है। लड़की के पिता को यह बात पता चल जाती है, तो प्रशासन से बताई जाती है। कॉलेज के प्रशासन से, और कॉलेज के प्रशासन के बाद सीधा इस लड़के के पिता यानी कि हरपाल सिंह के पिता जसवंत सिंह को बुलाया जाता है, और कहा जाता है कि तुम्हारा बेटा यहाँ पर पढ़ने के लिए आता है, और इस तरह से कॉलेज का माहौल खराब करने के लिए आता है। जैसे ही पिता को यह बात जब पता चलती है, पिता आग बबूला हो जाता है, गुस्से में आता है अपने घर जाने के बाद सबसे पहले बेटे का मोबाइल छीन लेता है। मोबाइल छीनने के बाद कहता है कि तुम्हारी पढ़ाई लिखाई अगर करनी है तो करो, अब तुम मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करोगे। अब चाहे घर में जो कुछ भी हो, बाप बेटे को अपने हर बात पे हर बाप बेटों को किसी न किसी बात पर छीटाकसी कर रहा था। तनी किसी भी तरह का माहौल ठीक नहीं था, खराब था। उनसे कहा जा रहा था कि तुम पढ़ नहीं रहे हो, हमारी बदनामी कर रहे हो। जब भी मौका मिलता था, अब वो घर में कुछ भी काम कर रहा है। लगभग 1.5 से 2 महीने तक यही सिलसिला लगातार चलता चला जाता है। लड़का छोटी मोटी बातों पर अब डांट खाता था। अब चाहे खाने की बात हो, पहनने की बात हो, चलने की बात हो, उठने की बात हो, किसी भी तरह की बात हो, पिता उसे हर बात पर डांटता था। इकलौता था, क्या करते उसे सुधारने की पूरी कोशिश कर रहे थे। लड़का अंदर से इतना ज्यादा गुस्से में आ जाता है, सोच लेता है कि अब मैं अपने पिता और माँ को हमेशा हमेशा के लिए शांत कर दूंगा। लड़का मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन कुछ नशीली प्रकार की गोलियों का ऑर्डर देता है, और ऑर्डर देने के बाद वो गोलियां आ जाती है 24 सितंबर 2024 को। यह कत्ल की पूरी प्लानिंग करता है। रात में जब सब खाना वाना खा के सो जाता है, तो वो कहता है अपने माँ और पिता से कि क्या आप लस्सी पियोगे। वो कहते हैं कि हाँ लस्सी पियेंगे। लस्सी बनाई जाती है, और लस्सी में नींद की गोलियां मिला दी जाती है। अपनी माँ और अपने पिता को वो लस्सी की नींद में लस्सी को
नींद की गोलियां मिला करके दे देते हैं, मात्रा कुछ ज्यादा कर देता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा गहरे नींद में सो जाए। रात का जैसे ही 1 बजे का वक्त होता है, 24 और 25 सितंबर 2024 की रात 1 बजे के आसपास का वाकया होता है। दोनों सोए हुए थे, आवाज लगाता है माँ और उनके जो पिता होते हैं, लेकिन दोनों में से कोई हरकत नहीं करते हैं, बिल्कुल शांत पड़े हुए थे। तभी लड़का तमाम अपने दूसरे कमरे में जाता है और एक लोहे की बड़ी सी रॉड जो होती है, जो भारी भरकम थी, सबसे पहले वो अपनी माँ के पास जाता है, क्योंकि माँ भी खूब ज्यादा उन्हें टोका टाकी करती थी। इसके बाद अपनी माँ के सिर पर 1-2 नहीं लगभग 12 से 13 बार उन्होंने वार किया, और वार करने के बाद जब माँ कोई भी विरोध करने की स्थिति में नहीं थी, तो वो उसकी कारण थी कि वो नींद की गोलियां उसे हद से ज्यादा मात्रा में दे दी गई थी। वो पहले ही शायद रोड में वो मर गई होगी, लेकिन वो 12-13 वार लगातार मारता है। उसके बाद पिता को तब तक मारता है जब तक उसके दिल को तसल्ली नहीं हो जाती है कि ये मर चुके हैं। 15 बार हो या 20 बार हो, जब दोनों मर जाते हैं उसके पास बैठ जाता है इत्मीनान से, और इत्मीनान से बैठने के बाद कहता है कि अब जितना चीख सकते हो चीखो, चिल्लाओ, तुम्हारी रोज रोज की ये चिक बाजी से मैं बिल्कुल पूरी तरीके से तंग आ चुका हूँ। अब देखना चाहता हूँ कि तुम कितनी बात करोगे, कितना चीख पाओगे, कितना चिल्ला पाओगे। वो तो मर चुके थे, लेकिन शायद अब बोलने की स्थिति में वो नहीं थे। तब उस लड़के ने अपने घर के जितने भी कपड़े थे उन कपड़ों को इकट्ठा करता है। इकट्ठा करने के बाद उसकी डेड बॉडी के ऊपर डाल देता है। दोनों के अलग अलग करके बिस्तर पर कपड़े डालकर कुछ नीचे कपड़े डाल देता है और उन कपड़ों में आग लगा देता है। जैसे जैसे कपड़े जल रहे थे वैसे वैसे भी वो लोग भी लाश भी जलने लगते हैं। लगभग आधा पौने घंटे तक जब वो कपड़े पूरी तरीके के साथ धो धोकर जलने लगते हैं और लाश जो रखी हुई थी वो एक तरह से चिता बन जाती है, जलने लगती है, तब उसने सोचा कि मैं शायद जाकर अब शोर मचा सकता हूँ। आगे की जो भी वो प्लानिंग किया था तो किसी को पता भी न चल जाए इस तरह की बात। इधर आग लग रही थी, उधर कमरे में जाता है, सारा सामान फैलाता है, लेकिन उसने जेवरात को हाथ नहीं लगाया, ना ही उसने नकदी को हाथ लगाया। उसको उसने उठाकर या छुपाकर कहीं रखा भी नहीं, उसने बस इधर उधर फेंका। जबकि जब लुटेरे आते हैं, चोर आते हैं, तो वो चोरी करने के लिए आते हैं, सामान लेके चले जाते हैं, लूट के चले जाते हैं। लेकिन यहाँ कुछ लूटपूट नहीं हुई थी। पुलिस को यही शक हो जाता है आपस में। उसके बाद धीरे से जाता है, दीवार कूदता है ताऊ जी के घर में, और जाके वहां कहता है कि घर में चोर आ गए हैं, बदमाश आ गए हैं और उन्होंने घर में आग लगा दिया। ताऊ जी पब्लिक को इकट्ठा करते हैं, पुलिस आती है, पुलिस इस मामले का खुलासा करती है। ये लड़का जो है बीए प्रथम वर्ष का छात्र होता है, जिस लड़के की पूरी ईमानदारी, पूरी शिद्दत से उसकी हर एक छोटी से छोटी बातों का ख्याल रखा गया था। उसकी हर बात का ख्याल रखते हुए उसे एक अच्छा से अच्छा इंसान बनाने की कोशिश कर रहे थे दोनों माता पिता, ताकि वो अपने सपने को पूरा कर सके, भविष्य में आगे बढ़ सके। लेकिन वो लड़का अपनी माँ बाप का ही कातिल बन गया, या बन सकता है, उनका कत्ल कर सकता है, शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। जब इस घटना की खबर अखबारों में प्रकाशित होती है तो आसपास के जितने भी इलाके होते हैं, जितने भी जिले होते हैं, वहां पर इस तरह की चर्चा होनी शुरू हो जाती है। इकलौता बेटा, सगा बेटा, ये कैसे कर सकता है आखिर। जिस दिन की यह घटना होती है, यह सुबह में होती है, उसी दिन उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर में होती है। जो बेटा, जो कहानी मैंने आप लोगों को सुनाया था कि गोद लिया हुआ बेटा अपने पिता को खंजर मार करके उनके दिल के 2 टुकड़े कर देता है। ये थी हमारी आज की कहानी। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना कतई नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि आप जहां भी रहें हमेशा सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। आई होप कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं किसी और कहानी में, किसी नए फैक्ट के साथ। तब तक के लिए अलविदा लेना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।